अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस। ये बेसिकली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का सेकंड पार्ट है। बेटा जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएं तो अगर हाइड्रोक्साइड आयन जो है कॉम्प्लेक्स के किसी लिगेंड को रिप्लेस कर दे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें, इसमें कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड लगा हुआ है, और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स में से क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, क्लोराइड लीव कर देगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो क्लोराइड की जगह खुद आगे लग जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है वो एक न्यू कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ है, जब हमने कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाया है तो हाइड्रोक्साइड आयन ने इस कॉम्प्लेक्स में से किसी एक लिगेंड को, यानी जो इजीली रिप्लेसेबल लिगेंड होता है, जो गुड लीविंग ग्रुप है, उसको क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आगे लग गया। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस कहलाते हैं। बेटा ये जो बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हैं ये एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस के मुकाबले में 10 एक्सपोनेंट 6 टाइम फास्टर होते हैं, यानी इनका जो रेट है वो बहुत ज्यादा मैनी टाइम जो है वो ज्यादा है किससे, एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से या एक्वेशन रिएक्शन से। बेटा जो बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हैं ये दो मैकेनिज्म के जरिए होते हैं। पहला जो है SN2 मैकेनिज्म है, दूसरा SN1CB मैकेनिज्म है। ठीक है, तो बेटा पहले हम देख लेते हैं SN2 मैकेनिज्म। बेटा अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये वाला मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट कर रहा है, तो इस मैकेनिज्म में क्या होगा, जब हम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में ऐड हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मुराद है कि मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं। यहां पर आप देखें कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड जुड़ा हुआ है, यानी टोटल 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब हम इसका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में ऐड हो जाएगा, इससे हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया, ठीक है, 1 क्लोराइड और एक न्यू लिगेंड जो है वो हाइड्रोक्साइड आगे लग गया। अब क्योंकि कोबाल्ट के साथ यहाँ पर टोटल 7 लिगेंड्स हैं, इसलिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 है। ठीक है बेटा, जो पहला स्टेप है हाइड्रोक्साइड का इस कॉम्प्लेक्स में ऐड होना, ये वाला स्टेप स्लो है। ठीक है, और यही वाला जो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्लोराइड जो है वो लीव कर जाएगा। जब यहाँ से क्लोराइड लीव कर जाएगा तो कोबाल्ट के साथ जो है 5 अमोनिया और 1 हाइड्रोक्साइड आयन रह जाएगा। ठीक है, और उनके कोबाल्ट के साथ जो है टोटल फिर 6 लिगेंड्स हैं, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दोबारा 6 होगा। ये वाला बेटा जो क्लोराइड का लीविंग है, क्लोराइड जिस स्टेप में क्लोराइड लीव कर रहा है ये वाला स्टेप फास्ट है। जिस स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इसमें ऐड हो रहा था, ये वाला स्टेप कौन सा था, स्लो स्टेप जो है वो आप लोग जानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग है, और इस स्टेप में कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, कॉम्प्लेक्स और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ओवरऑल इसका जो पहले काइनेटिक्स होगी, ठीक है, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी और इसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। स्टूडेंट्स बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का सेकंड मैकेनिज्म है SN1CB मैकेनिज्म। CB मीन कॉन्जुगेट बेस। बेटा इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कहते हैं हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, इस कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया लगे हुए हैं और 1 क्लोराइड लगा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3। जब हम इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है 5 अमोनिया में से किसी एक अमोनिया से 1 प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा। ये बिल्कुल रिएक्शन ऐसा होगा कि मिसाल के तौर पर अगर हम अमोनिया का रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से करवाते हैं, क्या होना है, हाइड्रोक्साइड आयन ने अमोनिया से एक एसिडिक हाइड्रोजन कैप्चर कर लेना है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है जब प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और NH3 जो है प्रोटॉन लूज करने के बाद NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी अमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा जिस तरह जब हम इस कॉम्प्लेक्स का
हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन है 5 अमोनिया में से किसी एक अमोनिया से एक हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में 5 अमोनिया में से कितने अमोनिया रह जाएंगे, 4 रह जाएंगे, क्योंकि एक अमोनिया जो है वो प्रोटॉन उसने लूज कर दिया। अब वो जो 5वां अमोनिया जिसने प्रोटॉन लूज की है वो NH3 से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 और साथ क्लोराइड है, ठीक है। यानी पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। इस OH ने अमोनिया के हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया जिससे अमोनिया जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ इसके वाटर बन गया जब OH ने H लिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। जैसा कि बेटा आपने लोरी ब्रांचेड कांसेप्ट में पढ़ा है कि जो स्पीशीज H पॉजिटिव आयन देती है वो एसिड कहलाती है, जो स्पीशीज H पॉजिटिव आयन लेती है वो बेस कहलाती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने पढ़ा हुआ है कि जो बेस होता है वो प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेट बेस में। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है दैट इज कॉन्जुगेट एसिड जो बेस के प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद बना है, और एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज बन रही है दैट इज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो न्यू कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बन रहा है दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस। इसको अमाइडो कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अमाइडो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप है। NH2 जो है ये अमाइड है ना, यानी अमाइडो लिगेंड है, ठीक है। तो जिस कॉम्प्लेक्स में अमाइडो होगा उसको हम अमाइडो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो बेटा अगर ये वाला जो प्रोसेस है ना ये बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आप लोग जानते हैं कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें एक जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इस अमाइडो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन ऑफ अमाइडो कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, आपने नीचे किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कौन कौन सी कंसंट्रेशंस आ जाएंगी, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अब अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रीअरेंज कर लें, इसकी इनकी जो मतलब जो वैल्यूज हैं इसको जरा रीअरेंज कर लें, तो यहाँ पर हम जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो है CD इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है इसको K की इस तरफ ले जाके इक्वेशन की इस तरफ ले जाके K के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन जो है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह बेस की जो कंसंट्रेशन है वो भी K के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो इक्वेशन के इस तरफ आने के बाद डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी, ये हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन रह जाएगी। दोबारा सुन लें, हमने क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रीअरेंज करना है। किसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन कैसे फाइंड होगी, अगर हम जो नीचे वैल्यूज हैं इसको इक्वेशन के इस तरफ ले जाके K के साथ मल्टीप्लाई कर दें और वाटर की कंसंट्रेशन को नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी, इस इंटरमीडिएट की यानी कॉन्जुगेट बेस की। और कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगी, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक हो गया बेटे। अब ये वाला जो इंटरमीडिएट बना है, अमाइडो कॉम्प्लेक्स बना है, या इसको आप कह लें कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है, सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो है क्लोराइड लूज कर देगा। जब क्लोराइड लूज करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो मेटल का वो 6 से डिक्रीज होके कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 पे चला जाएगा। बेटा ये वाला जो स्टेप है ना ये स्लो है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बताया कि ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है इसने क्लोराइड लूज कर देना है। जब क्लोराइड लूज कर देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोबाल्ट का वो 6 से डिक्रीज होके वो 5 पे चला जाएगा। कैसे, कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं और 1 अमाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल 5 लिगेंड्स हैं, तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखें क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जाहिर बात है इसका जो रेट होगा वो किसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्जुगेट बेस की। यानी जितनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा होगी
उतना इस स्टेप का जो रेट होगा या इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट होगा वो हाई होगा। जितनी इस इंटरमीडिएट की या इस कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन कम होगी उतना इस ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी कम होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये वाला जो स्टेप है ये स्लो है, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस स्टेप में सिर्फ कौन हिस्सा ले रहा है, सिर्फ कंजुगेट बेस हिस्सा ले रही है, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ इस कह लें कि कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के क्वालिटी लेके आए तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट के साथ क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो कंजुगेट बेस है उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि हमने कंजुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू ड्राइव कर ली है। कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन की क्या वैल्यू है, ये देखें, ये कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन है और इसकी वैल्यू ये है। तो हमने क्या करना है, इस कंसंट्रेशन की जगह, इस कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, ये वाला कांस्टेंट आ जाएगा, ये रेट लॉ वाला कांस्टेंट, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसके साथ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, साथ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और नीचे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहां पर आप देखें कि ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये रेट लॉ वाला कांस्टेंट है, ये वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और पानी क्योंकि सॉल्वेंट है तो पानी की कंसंट्रेशन जो है वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये तीनों जो कांस्टेंट्स हैं अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो तीनों कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, वो हम कह देते हैं K डबल डैश। और ये इसके साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यानी इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इस रिएक्शन का ओवरऑल जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ आप कह लें हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है इसकी काइनेटिक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाहे रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रहा हो, चाहे रिएक्शन जो है SN1CP मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रहा हो, दोनों केसेस में जो रिएक्शन का रेट होगा या रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होगी वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, यानी दोनों के लिए जो रेट लॉ है वो सेम है। रेट लॉ आप देखें SN2 के लिए भी रेट लॉ क्या था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। और SN1CP के लिए भी आप देखें जो रेट लॉ है वो यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। दोनों केसेस में रेट लॉ जो है वो सेम क्यों है, देखें यहां पर आप देखें कि जो स्लो स्टेप था या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था SN2 मैकेनिज्म में, उसमें दो स्पीशीज हिस्सा लेती थी, कौन कौन सी, एक था कॉम्प्लेक्स और दूसरा कौन सा था, बेस थी। इसलिए हमने इस रिएक्शन का जो रेट था वो हमने कह दिया कि दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर है। लेकिन बेटा SN1CP मैकेनिज्म में देखें कि जो स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक स्पीशीज हिस्सा ले रही है, वो कौन सी स्पीशीज है, वो कॉन्जुगेट बेस है। क्योंकि स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक स्पीशीज हिस्सा ले रही है, इसलिए इसको SN1 हमने कहा, और वो स्पीशीज कौन सी थी, वो स्पीशीज कॉन्जुगेट बेस थी, इसलिए हमने इसे SN1CP मैकेनिज्म बोला। लेकिन जब हमने इस कॉन्जुगेट बेस की वैल्यू जो है उसको दर्ज किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसमें जो रेट लॉ हमने ट्राई किया उसमें आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है और बेस की कंसंट्रेशन के भी प्रोपोर्शनल है, यानी ओवरऑल इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो चाहे रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रहा हो, चाहे रिएक्शन जो है वो SN1 मैकेनिज्म से ऑपरेट कर रहा हो, तो दोनों केसेस में जो इसका रेट लॉ होगा वो सेम होगा। स्टूडेंट सबसे लास्ट स्टेप में ये वाला जो इंटरमीडिएट है कोबाल्ट, जिसके साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं और एक जो है वो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, जब हम इस कॉम्प्लेक्स का किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ, ठीक है। वाटर कौन सा, जो यहां बना, वाटर जब दोबारा इसमें ऐड होगा तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो NH2 ले लेगा। वाटर का जब हाइड्रोजन NH2 लेगा तो NH2 हाइड्रोजन लेने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में। पहले NH3 कितने थे, 4 थे, ये वाला भी NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NH3 दोबारा 5 हो जाएंगे
और वाटर ने क्योंकि हाइड्रोजन दे दिया, पीछे क्या रह गया OH, वो OH भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम SN1CP मैकेनिज्म के कुछ एविडेंसेस को स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि SN1CP मैकेनिज्म के लिए जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स में किसी एक लिगेंड के पास जो है वो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, ठीक है। जहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा था, जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड था। तो जब हमने इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाया तो हाइड्रोक्साइड आयन ने क्या किया, ये जो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है उसको कैप्चर कर लिया, तो OH ने H लेके क्या बनाया, वाटर, और जो हाइड्रोजन था वो रिलीज हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो SN1CP मैकेनिज्म होगा। मैं दोबारा बता देता हूं कि अगर कॉम्प्लेक्स में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, किसी एक लिगेंड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो फिर SN1CP मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया लगे हुए हैं और 5 अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये SN1CP मैकेनिज्म देगा और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो वेरी फास्ट होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे हाइड्रोजन जो है जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, या एसिडिक हाइड्रोजन है वो मौजूद नहीं है, तो क्या होगा, ये वाला जो बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगा वो या तो नहीं देगा या बहुत ज़्यादा स्लो देगा। यहाँ पर आप देखें कोबाल्ट के साथ जो है 5 साइनाइड लगे हुए हैं, ठीक है, और एक ब्रोमाइड लगा हुआ है। ना तो बेटा साइनाइड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ना ब्रोमाइड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हम इसका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या तो होगा नहीं, और अगर होगा तो वेरी स्लो होगा। तो इट मींस अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एसिडिक हाइड्रोजन हो वो बड़ा तेजी से रिएक्शन देता है क्योंकि ये वाला मैकेनिज्म तेजी से ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या आप कह लें कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो वो वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो जल्दी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। बेटा सेकंड एविडेंस है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है और हम इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोक्साइड आयन की बजाय किसी और न्यूक्लियोफाइल के साथ या किसी और लिगेंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट के साथ 2 इथाइलिन डाइमीन लगे हुए हैं, ठीक है। इथाइलिन डाइमीन का ये स्ट्रक्चर होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये यानी बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ 2 इथाइलिन डाइमीन, एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और एक जो है वो क्लोराइड लगा हुआ है। जब बेटा इस कॉम्प्लेक्स का हम Y के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अब यहाँ पर Y जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा कोई और लिगेंड हो सकता है, फॉर एग्जांपल अजाइल आयन हो सकता है या नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे इस कॉम्प्लेक्स के साथ, यहाँ पर सॉल्वेंट भी वाटर नहीं है, वाटर की एब्सेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो Y क्या करेगा, इस क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर क्लोराइड लीक कर जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स में आप देखें कि क्लोराइड की जगह जो है वो क्या लग गया है, Y लग गया है, यानी नया लिगेंड आ गया। इस Y ने क्या किया, इस क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया। अब बेटा क्योंकि इसमें ना तो बेस है और ना वाटर है, इन कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वेरी स्लो होता है। और इस कॉम्प्लेक्स की जो हाफ लाइफ है वो ऑर्स में होती है। इस कॉम्प्लेक्स की हाफ लाइफ का मतलब है जब ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होगा तो जाहिर बात है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा कई घंटे तक रहेगा, यानी इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो मैनी आवर्स होगी। लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर या इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयन या पिपरिडीन एज अ कैटलिस्ट डाल दें, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हम इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयन या पिपरिडीन को एज अ कैटलिस्ट डाल दें, कैटलिस्ट डालने का मतलब है एज अ इनको रिएक्टेंट ऐड नहीं करवाना, इनकी बहुत मैन्यूट कंसंट्रेशन आपने ऐड करवानी है। ज्यादा मिकदार में यही है, ज्यादा मिकदार में बाई नेगेटिवली है, ठीक है। तो जब हम बहुत कम मिकदार में हाइड्रोक्साइड आयन या पिपरिडीन को एज अ कैटलिस्ट डालेंगे तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मैनी टाइम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन भी बेस है और पिपरिडीन भी बेस है।
तो दोनों बेसेस जो है वो इस रिएक्शन को जब कैटालाइज करेंगी तो बिल्कुल जो कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, SN1CB मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर ये रिएक्शन हो रहा हो इन एब्सेंस ऑफ आप कह लें बेस कैटालिस्ट, ठीक है, इन द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट, तो रिएक्शन जो है वो स्लो होता है और रिएक्टेंट की जो हाफ लाइफ होती है मैनी आवर्स होती है। लेकिन अगर हम इसमें क्या कर दें, कैटालिस्ट ऐड कर दें, तो कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होगा, ज़ाहिर बात है ये वाला जो कैटालिस्ट है बेस वो SN1CB मैकेनिज्म ऑपरेट करवाएगा। जब ये वाला मैकेनिज्म ऑपरेट होगा तो रिएक्शन जो है वो कई आवर्स की बजाय कई थोड़े से मिनट्स में ओवरऑल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो आवर्स से चेंज होकर वो किस में चली जाएगी, मिनट्स में चली जाएगी। बेटा अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के साथ दो इथाइलिन डाइमीन लगे हुए हैं, एक नाइट्रो लगा हुआ है, एक क्लोराइड लगा हुआ है। अब इथाइलिन डाइमीन जो है उसका स्ट्रक्चर है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इथाइलिन डाइमीन में दोनों तरफ जो नाइट्रोजन है उनके साथ दो दो एसिडिक हाइड्रोजन या आप कह लें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी एक इथाइलिन डाइमीन में टोटल 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेस क्या करेगी, दो में से एक इथाइलिन डाइमीन में से एक हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगी। जब बेस जो है वो एक एसिडिक हाइड्रोजन कैप्चर करेगी तो बेस जो है वो प्रोटॉन लेने के बाद कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जिसमें आप देखिए कोबाल्ट के साथ जो है दो इथाइलिन डाइमीन में से एक इथाइलिन डाइमीन है और जो दूसरा इथाइलिन डाइमीन था उसमें से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन कम हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेस में क्या करना है, दो में से एक इथाइलिन डाइमीन में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेना है। तो एक इथाइलिन डाइमीन वैसे का वैसा है और एक इथाइलिन डाइमीन में से क्या हुआ है, एसिडिक हाइड्रोजन उसने कैप्चर कर लिया है। और इस कॉम्प्लेक्स में साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट बन गया या कंजुगेट बेस बन गई। अब ये कंजुगेट बेस जो है वो नेक्स्ट स्टेप में एक क्लोराइड लूज कर देगी। जब क्लोराइड लूज करेगी तो कोबाल्ट के साथ एक इथाइलिन डाइमीन है और एक इथाइलिन डाइमीन वो है जिससे एक हाइड्रोजन निकल चुका हुआ है और साथ जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है वो स्लो है और इस रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट होगा वो इस स्पीशीज की या इस कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बेटा थर्ड स्टेप में जब हम इस सेकंड इंटरमीडिएट का Y के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Y नेगेटिव यानी कि जो अटैकिंग लिगेंड है या न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो नया इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें कोबाल्ट के साथ एक इथाइलिन डाइमीन है, एक इथाइलिन डाइमीन वो है जिससे एक हाइड्रोजन निकल चुकी है और एक नाइट्रो लगा हुआ है और Y के आने से यहाँ पर Y आ गया। अब लास्ट स्टेप में या फोर्थ स्टेप में जब हम इस इंटरमीडिएट का इस कंजुगेट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कंजुगेट एसिड क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन जिसने कैप्चर किया था वो इसको डोनेट कर देगा। जब ये वाला हाइड्रोजन वो इसको डोनेट करेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है अब जो इथाइलिन डाइमीन जिसमें से हाइड्रोजन निकल चुका था उसको दोबारा हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, और अब इथाइलिन डाइमीन दोबारा लूप हो जाएंगे और साथ जो है वो नाइट्रो है और दोबारा इसके साथ एक और क्या लगा हुआ है, इसके साथ जो है वो अटैकिंग लिगेंड या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। इससे हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें भी आप देखें कि इसमें भी जो मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है दैट इज SN1CB मैकेनिज्म। बेटा अब हम SN1CB मैकेनिज्म का सबसे लास्ट एविडेंस देख लेते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में पेंटामाइन क्लोरोकोबाल्ट 3 के साथ हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट कर रहा है और अगर ये वाला जो रिएक्शन है इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो तो हम कहते हैं कि इसका जो रेट कांस्टेंट है Ka है। Ka रेट कांस्टेंट कौन सा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, A मीन एब्सेंस। लेकिन अब हम इस रिएक्शन में या इस बीकर में क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा इस रिएक्शन का वो डिक्रीज कर देगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट इज Kp। Kp मीन रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बेसिकली होगा क्या कि जब हम इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ ऐड करेगा
तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से H पॉजिटिव कैप्चर करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद पर हाइड्रोक्सो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में पर हाइड्रोक्सो जो है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो जब पर हाइड्रोक्सो का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इस कॉम्प्लेक्स के साथ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं बल्कि पर हाइड्रोक्सो रिएक्ट करेगा। तो जब पर हाइड्रोक्सो इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले नंबर पे पहले स्टेप में पर हाइड्रोक्सो इसमें ऐड होगा, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया 1 क्लोराइड और पर हाइड्रोक्सो लगा हुआ है, और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्लोराइड लीव कर जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स में क्या रह जाएगा, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया और हाइड्रोक्साइड की जगह क्या आ गया है, पर हाइड्रोक्सो आ गया है। यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा है दैट इज SN2 मैकेनिज्म, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ने इस रिएक्शन का जो रेट है उसको क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। इन प्रेजेंस ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होगा, लेकिन उसका रेट कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड ने हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को अच्छा खासा कम कर दिया है। तो जाहिर बात है हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड की एब्सेंस में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्योंकि बहुत ज्यादा थी इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट था वो बहुत ज्यादा था। अब हम अगर Ka और Kb की रेशो लें वो 3.6 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में जो इस रिएक्शन का रेट है वो कितने फैक्टर डिक्रीज हो गया है, 3.6 फैक्टर डिक्रीज हो गया है। बेटा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स की और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.029 मोलर है, ठीक है, और इस कंसंट्रेशन में ये रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर करते हैं वो Ka की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। जब हम इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो 0.018 मोलर डालेंगे तो इसका जो रेट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अब जाहिर बात है हाइड्रोजन परऑक्साइड डालने से इस रिएक्शन का रेट क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर और पर हाइड्रोक्सो बनाएगा, और पर हाइड्रोक्सो जो है वो इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि इसकी जो लिक्विडफिलिक एबिलिटी है वो हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में ज्यादा है। जब ये वाला रिएक्ट करेगा तो जाहिर बात है हाइड्रोक्साइड आयन का जो रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और फिर वो रेट कितना रह जाएगा, जाहिर बात है वो हम रेट कैलकुलेट करेंगे वो Kp आ जाएगा। जब Ka और Kp की हम रेशो लेंगे तो ये वाली वैल्यू क्योंकि हाई है और ये वाली वैल्यू क्योंकि लो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू लो और हाइड्रोजन परऑक्साइड की एब्सेंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, तो इसलिए अब जो इसकी रेशो आएगी वो 3.6 आएगी। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ने इस रिएक्शन का रेट जो है वो 3.6 फैक्टर डिक्रीज कर दिया है। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक।